हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो कंटिन्यू करें। आज एक अनदर टॉपिक जो हमारे मॉड्यूल के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के साथ ही कवर अप किया हुआ है, बट बेसिकली कॉस्टिंग में ये एक डिफरेंट चैप्टर्स है जिसको कुछ ऑथर्स ने डिसीजन मेकिंग या हम इसको रेलिवेंट कॉस्टिंग भी कवर अप में रखते हैं। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं तो डिसीजन मेकिंग या हम इसको बोलेंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग। आप मुझे बताओ, सबसे पहले अगर हमारे मन में क्वेरी आती है तो कॉस्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी कंसर्न का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि वो जो कंसर्न है वो प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है। हमें अपने डिसीजंस के लिए सबसे पहले कंसर्न का ऑब्जेक्टिव पूछना पड़ता है। सेकंड पार्ट के अंदर हम उसकी प्लानिंग को देखेंगे, मतलब व्हाट कंपनी थिंक, कंपनी क्या चाहती है, क्या सोच रही है, और उसके बाद ही जाकर के हम कंसल्टेंसी देते हैं। किसी भी कॉस्टिंग कंसर्न में हम इन 3 स्टेप्स के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, ऐसा हम क्यों बोलते हैं, अगर इन राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें, जयंती कोला इज मोर पॉपुलर देन पेप्सी कोला एसेट्रा। मतलब अगर हमारा क्लाइंट राजस्थान के अंदर है तो वहां पर जयंती कोला जो कोल्ड ड्रिंक है वो ज़्यादा पॉपुलर है, जाकि वहां पे कोई पेप्सी, कोको कोला, मिरिंडा इनको इतना पॉपुलैरिटी में नहीं रखा हुआ। तो हमारा जो कंसल्टेंसी है, हमारा जो डिसीजन है वो क्लाइमेट दैट इज जोग्राफिकल एरिया वाइज भी डिफरेंट हो सकता है। तो कंपनी किस सिचुएशन पे है, किस स्टेट पे है और उसको क्या चाहती है, ये सारे पॉइंट ऑब्जर्व करने के बाद ही हम किसी कंसर्न में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर मेरे को एक न्यू मार्केट की बात करनी है, न्यू मार्केट मैं क्या करता हूं, उसके अंदर एंटर करना चाहता हूं, मैं उसका डिसीजन ले रहा हूं। अगर मेरे को उसके लिए कोई जो आइडिया आएगा, हम क्या करेंगे, उसके जो न्यू मार्केट है उसके कुछ डिसीजन लॉन्ग टर्म होंगे और कुछ जो डिसीजन हम वो बेस रखेंगे वो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे के लिए हमें जो डिसीजन लेने होंगे वो हम एनपीवी में बात करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर का बेस लेके हम डिसीजन देते हैं। बट जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं जो विद इन 1 ईयर के लिए होते हैं, उनको हम इन सर्टेन ऑक्यूपेशन 3 ईयर, बट जनरली 1 ईयर, जर्नली तो 1 ईयर के लिए बोलते हैं, बट कुछ कंसर्न के अंदर 3 ईयर्स तक के लिए शॉर्ट टर्म और 3 ईयर से ज़्यादा के लिए हम उसको लॉन्ग टर्म कंसीडर भी करेंगे। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारा एसएफएम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एडवांस पार्ट। और अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर हमारे शॉर्ट टर्म के डिसीजन। जैसे मैंने बजटिंग सोचा था कि किसी भी कंसर्न के लिए 12 लाख और जो एक्चुअली मेरा हुआ वो कितना हुआ, 10 लाख। तो आपका डिफरेंस कितने का आ गया, 2 लाख का वेरिएंस आ चुका है। मतलब पहले हम बजट बनाते हैं कि 12 लाख होगा, फिर एक्चुअल सिचुएशन की वेट करेंगे और हमने डिफरेंस देखा 2 लाख। उन 2 लाख के लिए हमारा क्या हो गया, बोलो, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। मतलब वो क्या हो गया, मेरा अनफेवरेबल हो गया, अनफेवरेबल हुआ। तो हम क्या करेंगे, उसके रीजन को सर्च करेंगे कि वो जो प्रॉफिट है या वो सेल जो है वो रीजन क्या है, या तो मटेरियल की वजह से या लेबर की वजह से या वो ओवरहेड की वजह से, जिससे हमारा 2 लाख का प्रॉफिट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हम वो सारे रीजन को ऑब्जर्व करने के बाद लेटर ऑन हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्रक्स क्या हुआ, इन शॉर्ट जो डिसीजन मेकिंग है, इन शॉर्ट जो हम स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग से, एंड विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग,
पूरी कॉस्टिंग जो टेक्निक है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, डिसीजन मेकिंग से, और हमारा एंड हम कहाँ करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, जहां पे हम अपनी एक्चुअल सिचुएशन से उसको कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो हमें कॉस्टिंग में शॉर्ट टर्म डिसीजंस देखनी है किसी भी कंसर्न के, हम उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अब क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। आईटीसी जो है वो कलर बनाती है कंपनी, आईटीसी कंपनी हमारी जो है वो क्या करती है, कलर मेक वांट टू प्रोड्यूस पेंसिल। अब वो चाहते हैं कि हम पेंसिल बनाएं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले हमें चेक करना पड़ेगा उस कंसर्न की स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है, हम उसको कंसीडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए, अगर इन हाउस वॉशिंग मशीन यूज 3 आवर्स, तो देयरफॉर फॉर रिमेनिंग आवर्स कॉल्ड स्पेयर कैपेसिटी, सेम थिंग applies in case of कंपनी। हम उस कंपनी के लिए चेक करेंगे कि उस कंपनी की स्पेयर कैपेसिटी मशीन की है या नहीं है, हम उसके बाद ही डिसीजन लेंगे। स्पेयर कैपेसिटी मशीन, देयरफॉर दे वांट टू मेक पेंसिल, और ऐसे के लिए हमें कंसीडर करना होगा इस चैप्टर को रेलिवेंट कॉस्टिंग की। मतलब उस जो हम डिसीजन ले रही हैं उसके लिए हमारे रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी है वो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही मैं डिसीजन ले पाऊंगा। तो क्लियर है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का जरूरत क्यों पड़ती है, अब हम उसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो मैं आपके साथ एक एग्जांपल और फ्रेम करता हूं। ये तो हमने उसका बैकग्राउंड देखा, एग्जांपल के लिए लेता हूं। Let us say ITC has spare capacity, मैं एज्यूम करता हूं कि ITC कंपनी का स्पेयर कैपेसिटी है ऑफ 30,000 आवर्स ऑन 30th मई। CEO is confused that whether ITC shall utilize this idle capacity in production of pencil or shall leave such capacity unutilized। He seeks consultancy of your firm in taking such business decision। देखो मतलब कंपनी क्या कर रही है, आपके पास आ रही है और पूछती है कि जो हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी मशीन का टाइम है वो हम पेंसिल को बनाने में यूज करें या उसको आइडली रहने दें, और आपकी फर्म के आकर के क्या कर रही है, अपनी कंसल्टेंसी जो आपकी है उसको डिमांड कर रही है, आपको उसके लिए पेमेंट होगी। हमारा काम तो यही होता है कॉस्टिंग में, तो हम उसके लिए कौन कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और हम उसको क्या डिसीजन देंगे, आओ अब देखना स्टार्ट करो। हाँ जी देखो, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं अप्रोच 1। अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, जिसका हमने नाम रखा हुआ है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रोच। चीफ अकाउंटेंट provides you the following। वो आपको बता रहा है कि अगर हम पेंसिल्स में डील करेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो 25,000 होगा, और जो कॉस्ट है
उसके लिए मटेरियल बी लगेगा 8,000 का, अनस्किल्ड लेबर 4,000 की, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर लैंड, हमने उसके लिए लैंड ली थी, उसके लिए हमने वो करा हुआ है जिसको हम शॉर्ट में नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी को NRS भी बोलते हैं। कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर NRS लिखा हुआ है, तो नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी हमने लैंड के लिए दी है, वो हमारा है, उसने आपको बताया 15,000। फिर हमें बता रहा है कि जो रेंट टू बी पेड, जो हमें पे करना है उसके लिए से अवॉइडेबल, अगर हम पेंसिल का काम करेंगे तो हमें ये देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें नहीं देना पड़ेगा 4,000। मार्केट सर्वे डन इन अप्रैल बट पेमेंट इज कमिटेड टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, जिसको हम बोलते हैं मार्केट सर्वे। सिर्फ लास्ट में हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, सिर्फ मार्केट सर्वे, वो आपको दे रखा था 1,000। टोटल आपका एक्सपेंस हो गया 32,000, और इस तरीके से मेरा जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो आ रहा है 7,000 नेगेटिव। मतलब हमारे को चीफ अकाउंटेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, कहता है अगर हम पेंसिल को प्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल 8,000, 4,000 के अनस्किल्ड लेबर, 15,000 का ये है, 4,000 का ये एक्सपेंस है, 1,000 का एक्सपेंस है, तो हमारा जो टोटल एक्सपेंस है 32 है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम नॉर्मल बुक्स में देखें तो हमारे को 7,000 का लॉस इंडिकेट हो रहा है, और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ पेंसिल का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमें इस केस में। हाँ जी, अब हम इसका जो डिसीजन ले रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब अगर हम पेंसिल को प्रोड्यूस करेंगे तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, हम उसको देखेंगे यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस। आप मुझे बताओ, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, रिवेन्यू कितना गिवन था 25,000 माइनस रेलिवेंट कॉस्ट, मतलब रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, रेलिवेंट कॉस्ट हम क्या होती है, कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट के लिए रिलेटेड कॉस्ट है, हम उसको बोलेंगे रेलिवेंट कॉस्ट। जैसे हमारा मटेरियल बी जो है हमारे को बताया 8,000 का, उसके लिए अनस्किल्ड लेबर हम प्रोवाइड कर रहे हैं 8,000 की, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो इनकर्ड इन पास्ट, हम उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। मतलब अगर हम पेंसिल प्रोड्यूस करें या ना करें, हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए वो यूज नहीं है, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट, वो तो ऑलरेडी हो ही चुकी है, इसीलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे संक कॉस्ट। सिमिलरली रेंट, उसने हमारे को बोला था अवॉइडेबल है, मतलब अगर आप इस काम को करेंगे तो ही हमारे को पे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, तो रेंट को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्या है, फ्यूचर कॉस्ट है, तो देयरफॉर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मार्केट सर्वे की, इसको हम बोलेंगे कमिटेड कॉस्ट, ये भी कंसीडर नहीं होगा। देखो, जो एक्सपेंस हम पे कर चुके हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो संक कॉस्ट, जो हम पास्ट में दे चुके हैं, बट जिनका हम एग्रीमेंट कर चुके हैं बट फ्यूचर में पे करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कमिटेड कॉस्ट, वो भी डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं है, क्योंकि अगर आप पेंसिल नहीं भी प्रोड्यूस करोगे तब भी आपको ये एक्सपेंस तो मार्केट सर्वे का देने ही देने, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम पेंसिल को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा क्या एक्सपेंस होगा, बोलो 8,000 मटेरियल, 8,000 अनस्किल्ड और रेंट,
तो हमारा टोटल जो एक्सपेंस होता है वो कितने का होएगा बोलो आप? आपका अनस्केल्ड का कितने की बनता है? 4000 की बनता। तो आपका जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा? 12 और 4 16,000 का एक्सपेंस होगा। यह आपकी आ गई टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। तो अगर हमारा 16,000 का एक्सपेंस होगा, 25,000 की इनकम है, हम उसको बोलेंगे तो हमें बेनिफिट होने वाला है 9,000 का। बेनिफिट होने वाला है 9,000 का। ध्यान रखना, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल सकते क्योंकि हमने सारी कॉस्ट लेस नहीं करी, हमने तो सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के लिए वो यूज करी। इसीलिए प्रॉफिट वर्ड यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? बेनिफिट। मतलब जो हमारा इररेलिवेंट है, कौन कौन सी होती है? एक संक कॉस्ट और एक हमारी होती है कमिटेड कॉस्ट। इनको हम डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं करते। मतलब संक कॉस्ट में कमिटेड या इनकर्ड होती है पास्ट में, और पेमेंट भी जो उसकी हो चुकी होती है वो कब हो चुकी होती है? पास्ट में। उसको हम क्या बोलेंगे? संक कॉस्ट। बट कमिटेड कॉस्ट में जो आपका कमिट हो चुका है वो हो चुका है पास्ट में, जो पेमेंट होगी वो कब होगी? फ्यूचर में। तो अगर हम ये काम करें या ना करें, ये तो हमें पे करनी ही करनी है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए ऐसी कॉस्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन अकाउंट हमारे को 7,000 का लॉस शो हो रहा है, बट इन प्रैक्टिकल 9,000 का मुझे बेनिफिट शो हो रहा है फॉर मैनेजमेंट। तो देयरफॉर वी विल प्रोसीड फॉर दिस डिसीजन। अगर अकाउंटिंग में बात करें तो उनको लगता है 7,000 का लॉस हो रहा है, वो मना कर देंगे। बट अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि जो कॉस्ट अगर हमारी इस प्रोडक्ट के लिए लग रही है उससे ज्यादा हमें रिवेन्यू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं मुझे 9,000 का बेनिफिट दिख रहा है, तो मेरे लिए ये रेलिवेंट है। मतलब मुझे डिसीजन की तरफ मूव करना चाहिए, पेंसिल प्रोड्यूस कर लेनी चाहिए। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे इसी क्वेश्चन के लिए कि मिनिमम प्राइस हम कितना चार्ज करें, मतलब सामने वाला 25,000 की बात नहीं कर रहा, कहता है बताओ आप प्राइस जो है मिनिमम कितना प्राइस चार्ज करें पेंसिल के लिए, तो आप बताओ आपकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 16,000। तो आप क्या बोलेंगे? मिनिमम 16,000 तो दे दे, क्योंकि अगर आप 16,000 से कम पे करेंगे रिवेन्यू तो अब मेरी कॉस्ट मेरी बियर नहीं हो पाएगी, जो रेलिवेंट कॉस्ट है मैं वो भी कवर नहीं कर पाऊंगा, तब मेरे लिए डिसीजन मतलब एडवर्स हो जाएगा। अदरवाइज अप टू मिनिमम 16,000 पे मेरे लिए वो फेवरेबल डिसीजन है। तो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फॉर डिसीजन हम बात करेंगे 16,000, और अबव 16,000 मेरे लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। ठीक है, याद रखना, अगर वो 17,000 की बात करेगा तो आपका जो 1,000 है वो आपका बेनिफिट है, वो प्रॉफिट नहीं है। सिमिलरली इफ अगर वो आपको 14,000 पे करेगा तो जो 2,000 है वो आपका लॉस नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए क्या कंसीडर होगी? कॉस्ट कंसीडर होगी, क्योंकि सामने वाला अगर आपको 16 स्पेंड करने का 14 दे रहा है तो 2,000 की आपकी कॉस्ट है। तो यहां पर हम वर्ड जो यूज करेंगे वो बेनिफिट या कॉस्ट वर्ड यूज करते हैं। यहां पर हम प्रॉफिट या लॉस वर्ड शो नहीं करते। प्रॉफिट और लॉस वर्ड अकाउंटिंग वर्ड। हाँ जी, अगर हम बात करें कि अगर हमारा इसी में हम लेते हैं इफ या सपोज सीईओ हैज एन ऑल्टरनेटिव wherein he is planning to produce pens instead of pencil to utilize the idle capacity, whether you will advise to leave the capacity idle or will advise to produce
एनी प्रोडक्ट फाइनेंशियल ऑफ पेन्स आर, मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे कि वो पेंसिल बनाने की सोच रही हैं, अब वो कह रहे हैं मैं पेंसिल की जगह पे अगर पेन बनाऊं तो आप मुझे बताओ क्या डिसीजन होगा। और पेन्स के लिए अगर है तो मैं अपनी जो आइडल कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करूं या उसको आइडल ही रहने दूं। तो आपसे सजेशन लेने जाते हैं सीईओ, आपको बता रही है कि पेन्स के ऊपर हमारा क्या क्या रिवेन्यू है और क्या एक्सपेंस है उसकी डिटेल दे रही है। वो आपको बता रहे हैं जो रिवेन्यू है पेन्स का वो 28,000 ही है, जो कॉस्ट है इसमें अब मटेरियल ए लगेगा वो आपका 7,000 है। उसके बाद बता रही हैं कि स्किल्ड लेबर 3,000 है, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी 15,000 है, अब तो हम एनआरएस लिखेंगे, रेंट टू बी पेड जो उसको अवॉइडेबल है से अवॉइडेबल, मतलब अगर पेन बनेंगे तो ये एक्सपेंस करना पड़ेगा। और मार्केट सर्वे आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो है आपका 1,000, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 30,000 और आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो 2,000 का इंडिकेट हो रहा है। आपको पेन्स की इंफॉर्मेशन दी है, अब हम रेलिवेंट कॉस्टिंग को यूज करते हुए बताएंगे कि पेन को बनाना हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेंसिल, अगर हम बात करें हम पेंसिल को बना रहे थे तो हमारे को आ रहा था कितना, बोलो 9,000 का बेनिफिट। अब हम पेन का बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूजिंग रेलिवेंट कॉस्ट एनालिसिस। पेन्स के लिए हम बना रहे हैं आप, तो आपने मुझे बोला जो रिवेन्यू आएगा वो कितना आएगा 28,000, रेलिवेंट कॉस्ट एक तो हमारा उसके ऊपर मटेरियल ए लगेगा 7,000 का, स्किल्ड लेबर लगेगी 3,000 की, नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी ये तो हमारी संक कॉस्ट है, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होगा। रेंट हमारे को गिवन था 4,000 का जो अवॉइडेबल है, मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है। मार्केट सर्वे ये हमारी कमिटेड कॉस्ट है जिसका डिसीजन हम पास में ले चुके हैं बट पे हम फ्यूचर में करेंगे। तो हमारी जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई 14,000 रेलिवेंट। तो आपका जो बेनिफिट हुआ 28,000 लेंगे 14,000 की कॉस्ट के ऊपर, तो आपका कितना बेनिफिट हो रहा है 14। पेंसिल के ऊपर बेनिफिट हो रहा था 9 और पेन के ऊपर कितना हो रहा है 14, तो हमारे लिए एडवाइजेबल क्या होगा पेन। तो आप मुझे लिखेंगे बिकॉज बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेन is greater than that of producing pencils, hence it is advisable to produce pens। हमारा जो बेनिफिट है वो पेन में ज्यादा आ रहा है, इसीलिए हम उसको सजेशन देंगे कि आप पेन को ही प्रोड्यूस करो इंस्टेड ऑफ पेंसिल्स, क्योंकि बेनिफिट उस पर ज्यादा है। लॉस और प्रॉफिट वर्ड तो हम लिखते नहीं, वो अकाउंटिंग वर्ड है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यूज नहीं होता। क्लियर है? हाँ जी, अभी हम देख रहे थे टोटल कॉस्ट अप्रोच, अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए देते हैं, मतलब अब मैं बात करता हूं अप्रोच टू। अगर हम इन्हीं में बात करें अप्रोच टू, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, तो हमारे सबसे पहले मन में बात आती है कि ये अपॉर्चुनिटी होता क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसके डिस्कशन को करते हैं। देखो, अगर मैं आज यहां लेक्चर ले रहा हूं तो मैं किसी और जगह पे लेक्चर नहीं ले पा रहा। अगर तो मैं फुली ऑक्यूपाइड हूं तो मतलब मैं किसी काम को लीव करने के बाद आपको यहां टाइम डिवोट कर रहा हूं,
तो जो इनकम मैं वहां जनरेट नहीं कर पा रहा, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट अगर आइडल कैपेसिटी है तो फिर तो हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि सिंपल सा पॉइंट है, मैं तो अपने स्पेयर टाइम में वो काम कर रहा हूं, वो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग में यूज नहीं होगा। तो हम अगर बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, तो क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव foregone by adding a particular strategy or applying resources in special manner। मतलब अगर हम काम यहां कर रहे हैं स्पेशल मैनर में, तो मैं जो काम नहीं कर पा रहा स्ट्रेटजी का, उसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम बात करें इसी को सॉल्यूशन की, जो अभी हमने करे थे, एज पर अपॉर्चुनिटी, जो हम पेन वाली बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच से अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, जो पेन्स हैं उसके लिए जो हमारा रिवेन्यू है वो कितना आ रहा था, 28,000। जो पेन के लिए हमारा रिवेन्यू आ रहा था वो आ रहा था 28,000 माइनस रेलिवेंट कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप मुझे बताओ, उसके लिए लग रहा था एक तो मटेरियल ए 7,000, स्किल्ड लेबर लग रही है 3,000 पेन के लिए, और रेंट भी जो हमारा से अवॉइडेबल था वो हमें पे करना पड़ रहा है 4,000। हमारी जो कॉस्ट आ रही थी, आप चेक करो, यही आ रही थी ना, 7,000, 3,000, 4,000, अभी आपने 14,000 मुझे बोला था। अगर हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम पेंसिल, अगर मैं पेन को बनाऊंगा तो मैं पेंसिल को नहीं बना पाऊंगा, तो मैं पेंसिल से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, देखो मेरा जो रेलिवेंट रिवेन्यू है पेंसिल से वो कितना था, 25,000 माइनस रेलिवेंट कॉस्ट। जो आपकी पेंसिल की रेलिवेंट कॉस्ट आ रही थी वो कितनी आ रही थी, आप चेक करो, वो आ रही थी, एक मटेरियल बी 8,000, अनस्किल्ड लेबर 4,000, और उसके ऊपर जो रेंट आ रहा था 4,000, तो आपने टोटल करा वो आ गया 16,000। मतलब जो मेरा बेनिफिट है वो कितना आ रहा था, 9,000। तो अब मैं उससे जो कवर अप कराऊंगा 14,000, तो इसके प्लस 9,000, क्योंकि मैं पेंसिल को नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा, तो मेरी जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 23,000। 14,000 तो अपनी, 9,000 क्योंकि मैं पेन को प्रोड्यूस करूंगा तो मैं पेंसिल को प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई, 14 प्लस 9 दैट इज 23,000। तो आपका जो अब नेट बेनिफिट होगा, जो आपने ए माइनस बी करा वो कितना आ रहा है, 5,000। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीमेंटल रिवेन्यू। हम इसको ये बोल सकते हैं कि अगर मैं पेन को प्रोड्यूस कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ पेंसिल, तो वहां पर बेनिफिट कितना है 9, और वहां पर बेनिफिट कितना है 14, तो हमारा इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितने का हो रहा है, 5,000। हेंस इट इज एडवाइजेबल टू प्रोड्यूस पेन। मैं आपको यही बोलूंगा, हम पेन को प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने देखा, अभी मैंने रेलिवेंट कॉस्टिंग जो हमारे डिसीजन मेकिंग में यूज होती है उसकी दो अप्रोच देखी, एक टोटल कॉस्ट अप्रोच और सेकंड कौन सी हो गई हमारी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। तो जो हमारे कमिटेड कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट मतलब कौन सी होती है, जिनको हम डिसीजन मतलब बात हम पास्ट में कर चुके हैं बट फ्यूचर में हम इसकी पेमेंट करेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। और संक कॉस्ट जो हमारी पास्ट कॉस्ट है, जिसको हम फ्यूचर में के लिए करते तो हैं बट पेमेंट हम पास्ट में ही कर चुके होते हैं। तो आप मुझे बोल रहे हैं संक कॉस्ट और कमिटेड कॉस्ट दोनों ही कंसीडर नहीं होती डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा, अगर ये रेंट को अवॉइडेबल ना बोलता, इसका मतलब रेंट भी तो पे करना ही है ना, तो हम मतलब पेन या पेंसिल प्रोड्यूस करें या ना करें ये तो होनी है, तो फिर उस केस में मेरे लिए जो रेंट होता है उसको भी कॉस्ट का पार्ट कंसीडर नहीं करते, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी क्वेश्चन में गिवन था
अवॉइडेबल है, मतलब अगर इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको कंसीडर किया। क्लियर प्लीज? चलो आगे देखते हैं प्लीज।